हिंदी कविता यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 5 नागार्जुन कविता और काव्य संग्रह इश्यू में इनकी कविता कालिदास। यह सतरंगे पंखों वाली 1959 वाले काव्य संग्रह में है। बादल को घिरते देखा 1938, ये युगधारा 1953 वाले काव्य संग्रह में है। मनुष्य हूँ ये युगधारा 1953 वाले काव्य संग्रह में है। अकाल और उसके बाद 1952, यह सतरंगे पंखों वाली 1959 वाले काव्य संग्रह में है। और खुरदरे पैर 1961, यह सतरंगे पंखों वाली 1959 वाले काव्य संग्रह में। और एक इनकी कविता है शासन की बंदूक, जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी। अगले कालिदास सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी संग्रह में है। संकलित इस संग्रह की अन्य महत्वपूर्ण कविताओं में अकाल और उसके बाद तथा सिंदूर तिलकित भाल प्रमुख हैं। नागार्जुन द्वारा रचित यह कविता बहुचर्चित और भावना प्रधान है। विषय वस्तु, इस कविता में कालिदास की 3 कृतियों में वर्णित कथाओं का चित्रण है। कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से राजकुमारी इंदुमती व राजा अज की कहानी तथा इंदुमती की मृत्यु होने पर अज का विलाप, कुमार संभवम महाकाव्य से शिव द्वारा कामदेव को भस्म किया जाना तथा कामदेव की पत्नी रति का विलाप, मेघदूतम खंडकाव्य इसके पक्ष की कथा यक्ष की कथा है। कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद यह यक्ष नामगिरी नामक पर्वत पर रहता है तथा वर्षा ऋतु में प्रेमिका की याद आने पर मेघ को दूत बनाकर संदेश भिजवाता है। नागार्जुन इस कविता में यह लिखते हैं कि कालिदास अपनी रचनाओं में स्वयं के भावावेग को पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। विशेष कवि की भावुकता के साथ साथ उनके सूक्ष्म चिंतन को यह कविता व्यक्त करती है। इस रचना में शिव तत्व द्वारा कामदेव के भस्म होने का प्रसंग आता है। इस कविता में संस्कृतनिष्ठ शब्दों के साथ साथ आम बोलचाल के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कालिदास की काव्य पंक्तियाँ इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। बादल को घिरते देखा है। विषय वस्तु, इस कविता में यह कविता हिमालय पर्वत के सौंदर्य पर आधारित है। यह प्रकृति चित्रण पर आधारित कविता है। विशेष संपूर्ण कविता में संगीतात्मकता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तिब्बत यात्रा के दौरान हिमालय के सौंदर्य पर लिखी गई कविता। बादल को घिरते देखा है कि काव्य पंक्तियाँ, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभचुंबी के लाश शीर्ष पर महामेघ की झंझा अनिल से, गरज गरज भिड़ते देखा है। मनुष्य हूँ, इसकी विषय वस्तु, यह मानवतावादी कविता है जिसमें कवि ने मनुष्य की नियति पर व्यंग्य किया है। मजदूरों, किसानों आदि द्वारा शासन के प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं स्वप्नों को नहीं देख सकता हूँ। अर्थात कवि के अनुसार मनुष्य को मनुष्य समझा जाए और भेदभाव ना हो। विशेष प्रगतिवादी सोच से युक्त कविता। मनुष्य हूँ की काव्य पंक्तियाँ, उरु रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, साथ साथ घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन के सा प्रमुदित हो जाता है। अकाल और उसके बाद। विषय वस्तु, इस 8 पंक्ति की कविता में कवि ने प्रथम 4 पंक्तियों में अकाल के समय की स्थिति तथा अंतिम 4 पंक्तियों में अकाल के बाद के
दृश्य का वर्णन किया है। विशेष, यह तुकांत प्रवृत्ति की कविता है। प्रथम 4 पंक्तियों में कई दिनों तक तथा अंतिम 4 पंक्तियों में कई दिनों के बाद की आवृत्ति है। यह हिंदी के शयन छंद में लिखी गई है। इसकी भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। अकाल और उसके बाद काव्य पंक्तियाँ। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। खुरदरे पेड़। विषय वस्तु, एक रिक्शावाला के जीवन का अंकन किया गया है। विशेष, प्रगतिशील विचारों से युक्त कविता, मजदूरों के प्रति व्यक्त सहानुभूति का अंकन, सहज भाव और भाषा का प्रयोग। वामन अवतार में 3 पग द्वारा संपूर्ण सृष्टि नापने की मिथक की तुलना रिक्शा के 3 पहियों से। खुरदरे पेड़ काव्य पंक्तियाँ। धस गए कुसुम कोमल मन में, धस गए कुसुम कोमल मन में, गोठल घट्ठों वाले कुलिस कठोर पेड़, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। शासन की बंदूक। विषय वस्तु, सत्ता व्यवस्था में वर्णित दमन चक्र की ओर संकेत किया गया है। 5 दोहों का संकलन है। विशेष, कवि शासन के खिलाफ और समझौतावादी रुख अपनाता है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा गया। जनवादी चेतना का प्रभाव, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग, विनोबा भावे का जिक्र। शासन की बंदूक की काव्य पंक्तियाँ। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अग्गे। इनकी कविता और काव्य संग्रह कलगी बाजरे की 1949। ये काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर 1949 में, और हरी घास पर क्षण भर 1949 ये है हरी घास पर क्षण भर 1949 इसी काव्य संग्रह में। यह है दीप अकेला 1952, यह है बावरा अहेरी 1954 वाले काव्य संग्रह में, और असाध्य वीणा 1961, ये आंगन के पारद्वार 1961 वाले काव्य संग्रह में। कितनी नावों में कितनी बार 1966, यह है कितनी नावों में कितनी बार 1967 वाले काव्य संग्रह में। कलगी बाजरे की अज्ञेय प्रयोगधर्मी कवि रहे। परंपरा में प्रयुक्त उपमान उनकी समझ में पुराने पढ़कर घिस चुके हैं, इसलिए अपनी प्रणयाभिव्यक्ति के लिए वे नए और ताज़े उपमानों की खोज करते हैं। मेले हो चुके उपमान। ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, शरद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कली चंपे की। कवि द्वारा दिए गए उपमान हरी बिछली घास और दोहली कलगी छर हरी बाजरे की। कलगी बाजरे की काव्य पंक्तियाँ। बल्कि केवल ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मलम्मा छूट जाता है, बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में। कलगी छर हरी बाजरे की। कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। हरी घास पर क्षण भर। यह कविता नागर सभ्यता की सारी कृत्रिमता को त्याग कर क्षण भर के लिए ही सही प्रकृतिस्थ हो जाने का आह्वान करती हैं। जनवादी युग में व्यक्ति स्वातंत्र्य भी आज्ञा के लिए जरूरी मुद्दा है। वह सारी बेचैनी, सारे सरोकार, सामाजिकता सब कुछ भुलाकर असीम प्रकृति में ले हो जाने की बात करते हैं। ऐसा करना आज्ञा के लिए पलायन या स्खलन नहीं है। हरी घास अधुनातन मानव मन की भावना का प्रतीक है। क्षण पर जोर, ध्यातव्य उपमाएं, संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आहा की तरह धीरे धीरे खींचना। हरी घास पर क्षण भर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ।
और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी न्योती, कोई आकर रोंदे। आओ बैठो तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। बस नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की, क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन कुदकती गड्डमड्ड अकुलाहट, और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा मेघाली, पौधे लता तो होती फूल झरे पत्ते तितली भुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया। और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। क्षण भर हम ना रहे, रह कर भी सुने गूंज भीतर के, सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की। याद कर सके अनायास और न माने, हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यवलोकन, हमें नहीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। आओ हो बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आँखों की अंतर मन की, और हमारी साझे की अनगी निस्पत्ति की। तुम्हें निहारूं झिझक न हो कि निरखता दबी वासना की विकृति सी, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही। वहाँ हम हो भी तो यह हरी घास की ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रोंदा है। और वह नहीं बोली, नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। यह दीप अकेला। यह कविता आगे के वैचारिकी को स्पष्ट करती है। वह व्यक्ति स्वातंत्र्य के हिमायती तो हैं, परंतु व्यक्ति का समाज से पृथक अस्तित्व नहीं मानते। आगे व्यक्ति स्वातंत्र्य से अर्जित सृजनशीलता के समाज में समर्पण किए आकांक्षी हैं। यहाँ दीप व्यक्ति तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया जाता है। यह दीप अकेला की काव्य पंक्तियाँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध आते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, अल्लंब बाहु यह चीर अखंड अपनापा। असाध्य वीणा 3 खंड। अंतः सलीला दूसरा, चक्रांतशिला तीसरा असाध्य वीणा। यह आगे की लंबी कविता है। इसकी मूल संवेदना सृजन तत्व की व्याख्या करना है। सृजन तत्व के संबंध में कविता मूलतः 4 पक्षों पर चिंतन करती है। सृजन की अर्हता, सृजन की प्रकृति, सृजन तत्व का स्वरूप और सृजन का प्रभाव। सृजन की मूल अर्हता आत्मनिवेदन का भाव है। सृजन की प्रकृति का मूल संबंध अहंकार के विलयन से है। सृजन की प्रक्रिया अपने आप में व्यक्ति ही हो सकती है, समाज सापेक्ष नहीं। सृजन तत्व के स्वरूप को यह कविता भारतीय दर्शन के अनुरूप ब्रह्म को समाज में महत्व देती है। पश्चिमी चिंतन के अनुरूप यह कला को साधन के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करती। सृजन का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अलग होता है। आनंद की उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुकूल होगी। कथानक का स्रोत। असाध्य वीणा की कथा का आधार जापान में प्रचलित एक लोक कथा है, जो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टर्निंग ऑफ द हार्प
के नाम से संकलित की गई है। इस कथा के अनुसार एक जादूगर ने किरी नामक विशाल वृक्ष से एक वीणा बनाई। चीन के सम्राट ने इस वीणा को संभाल कर रखा। वह चाहता था कि इसे कोई बजाए। कई कलावंतों के प्रयास करने के बावजूद इसे कोई नहीं बजा सकता। अंत में वीणाकारों के राजकुमार पीवों ने अपनी साधना के द्वारा उस वीणा को बजाया। जब सम्राट ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने बताया कि औरों की सफलता इसलिए नहीं मिली कि वे सभी अपनी बात करते थे, जबकि मैंने स्वयं को भूलकर वीणा में निहित संगीत को जगाया। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं वाद्य यंत्र हूँ या वाद्य यंत्र में। अज्ञे ने इस कथा को भारतीय संदर्भ में गढ़ा। किरीटी नामक वृक्ष से वज्र कीर्ति ने जीवन भर के साधना के उपरांत एक वीणा बनाई। उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से यह वीणा राजा के दरबार में पहुंची, पर कोई भी कलावंत उसे साध नहीं पाया। अंततः केस कंवली प्रेमवध ही इस वीणा को बजाता है। स्मरण तथ्य: 321 पंक्तियों की कविता किरीट तरु की जड़ वासुकी नाग के फण पर आधारित थी। वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इस वीणा को गढ़ा। वीणा पूरी होते ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया। मुझे स्मरण है, कविता में 6 बार प्रयुक्त वीणा बजाने पर रानी ने प्रियमवद को सतलड़ी माला अर्पित की। कुछ विद्वान इस कविता पर जैन बुद्धिज्म का प्रभाव मानते हैं। इसका संबंध महायान संप्रदाय से है। सृजनात्मक रहस्यवाद: मौन से स्वर और स्वर में मौन की यात्रा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। असाध्य वीणा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ: आ गए प्रेमवद केस कंबली गुफा गे है। राजा ने आसन दिया कहाँ कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे। आप भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। ब्रज कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधना की, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत सबकी विद्या हो गई अकारण। दर्पचूड़ को ही ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। धीरे बोला राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। जीवन के अनक है सत्य का साक्षी, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रेमवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। साधन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। ओ व्याकुल मुखरित ध्वनियों के वृंदगान के मूर्ति रूप में तूने सुनूं देखूं ध्याऊं। अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक कहाँ साहस पाऊँ छू सकूं तुझे। तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा। स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा। सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक। वायु सा नाद भरा उड़ जाता हूँ मैं, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे, शब्द में लीयमान में नहीं नहीं मैं कहीं नहीं। ओ शरण मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे बुला तू उतर बीन के तारों में अपने से गा अपने को गा। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में। डूब गए सब एक साथ जय देवी यस काय। इयत्ता सबकी अलग अलग जागी संगी हुई पा गई विलग। श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से उसके को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ थी की तथता थी। महाशून्य
वह महामौन अविभाज्य अनाथ अद्वित अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता हूँ। उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। अभी है अगले कितनी नाव में कितनी बार। यह कविता सत्य के खोज की यात्रा को दर्शाता है। व्यक्ति सत्य की खोज में बार बार भटकता रहता है। वह तथ्यों को सत्य समझकर उनके पीछे जाता है, पर तथ्य अंततः व्यक्ति को आक्रांत ही करते। यहाँ एक संकेत भारतीय जीवन मूल्य की ओर भी है। कवि विदेशों में सत्य की खोज में भटका, परंतु वहाँ तथ्यों की शुष्कता ने उसे आक्रांत ही किया। जब जब ऐसा हुआ है, वह लौटकर इसी भारतीय जीवन मूल्य की ओर आया है। कितनी नावों में कितनी बार की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहा है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधी आते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का यह पहला काव्य संग्रह गीत फरोश 1956 ईस्वी में आया। मिश्र जी को साहित्य का कवि कहा जाता है। कविता और काव्य संग्रह गीत फरोश, ये गीत फरोश काव्य संग्रह 1956 में, और सतपुड़ा के जंगल यह भी गीत फरोश काव्य संग्रह 1956 में। गीत फरोश विषय वस्तु, कविता का मुख्य प्रतिपाद विषय कवि की लाचारी है। कविता को लेकर कवि की मनोदशा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ पंक्ति का बार बार दोहराव होना कवि की व्यवस्था का ही घोतक है। कवि आरंभ में गीत नहीं बेचना चाहता था, लेकिन लोगों का ईमान बिकता देख वह भी अपनी शर्म छोड़कर तरह तरह के गीत बनाकर बेचने लगा। नए दौर में प्रकाशकों के चक्कर काटने में कवि व्यापारी हो गया है, या यूँ कह लें कि अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूरन उसे प्रकाशकों या लोगों के मन के अनुरूप चलना पड़ रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की यह कविता सरल, साधारण और लयबद्ध है। इस कविता में प्रकाशकों की लोभी और लालची प्रवृत्ति के बीच विवश होती कवि की प्रतिभा का दमन दिखाया गया है। काव्य के अन्य पक्ष, संवेदना पक्ष। इस कविता कवि ने फिल्म दुनिया में बिताए अपने समय की याद करके लिखी है। कवि की व्यवस्था यह है कि उसे प्रकाशक या निर्माता के अनुसार ही चलना है। वह गीत बेचने को पाप तो कहता है, पर वह लाचार है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, गीत बेचता हूँ। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि के विषय में स्वयं कवि का कहना है। हंसाने वाली यह कविता मैंने बड़ी तकलीफ से लिखी है। मैं पैसों को कोई महत्व नहीं देता, पर पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है। मुझे अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। पैसे मेरे पास नहीं थे, तब मैंने कलकत्ता में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। इस कविता में उपभोक्तावादी युग की विसंगतियाँ भी सामने आई हैं। मिश्रित भाषा। गीत फरोश कविता की भाषा सरल, बोलचाल की मिश्रित भाषा है। इस भाषा का स्वर व्यंग्यात्मक एवं हास्यपूर्ण है। इसकी शैली संवादात्मक है, जैसे फेरी वाला अपने सामने बैठे ग्राहकों से सीधे वार्तालाप करता है। गीत फरोश की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। है गीत बेचना जैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। सतपुड़ा के जंगल।
विषय वस्तु सतपुड़ा के घने जंगल कविता पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया में लेकर जाती है। इसमें कवि ने अंचल विशेष का यथार्थ बिंब प्रस्तुत किया है। घने जंगल के सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यों को कविता में पिरोया है। साल पलास के पेड़, सांस की काली लताएं, अजगरों से भरे जंगल, झरने, नाले, जंगली पक्षी और जीव सभी इसमें आते हैं। मिश्र जी का प्रकृति प्रेम इन कविता में स्पष्टतः दिखाई देता है। कविता के अन्य पक्ष भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली अत्यंत सहज और बोलचाल की भाषा के निकट है। सतपुड़ा के जंगल में प्रयुक्त हुए झाड़, घास, ऊँगते अनमने जंगल आदि शब्द सहज हैं, जिनसे पाठक सीधे जुड़ जाता है। उनकी कविताओं को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई मित्र हमसे बातचीत कर रहा हो। सहजता मिश्र जी की काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। मिश्र जी के काव्य में प्रकृति के सहज, मोहक और यथार्थ रूप का चित्रण मिलता है। उनका प्रकृति चित्रण छायावादी सौंदर्य चित्रों से भिन्न है। उनकी कविताओं में सतपुड़ा, विंध्य, रेवा और नर्मदा आदि के अनेक चित्रण मिलते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल निर्जीव न रहकर सजीव सप्राण जीवन का प्रतिरूप बन गया है। जंगल के विभिन्न अवयव जीवन और जगत की विभिन्न स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। सतपुड़ा के जंगल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल, और महुए से लपकती मत करती बाँस आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मेला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रस में, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। मुक्तिबोध कविता काव्य संग्रह में भूल गलती चांद का मुंह टेढ़ा 1964 काव्य संग्रह में, ब्रह्म राक्षस चांद का मुंह टेढ़ा 1964 वाले काव्य संग्रह में, और अंधेरे में यह भी चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 वाले काव्य संग्रह में। भूल गलती विषय वस्तु कविता में मुक्त बोध भूल गलती या भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शहंशाह को लेते हैं, जिसके दरबार में समाज के सभी प्रकार के लोग सिर झुकाए खड़े हैं। सत्य अथवा इंसान वहाँ जंजीरों में कैद कर लाया गया है। सिर झुकाने की आदत हो जाना भ्रष्टाचार को आत्मसात करने जैसा है, जिससे राजा शहंशाह को शक्ति मिलती है और वह निरंतर अधिक क्रूर होता चला जाता है। लेकिन कविता में मुक्तिबोध निराशावादी नहीं है। वह आशा व्यक्त करते हैं कभी ना कभी किसी व्यक्ति का ईमान जागेगा और वह क्रांति के पथ पर चल पड़ेगा, जिस उसके पीछे सारा समाज चलेगा। वहाँ भ्रष्टता को चुनौती देगा और बुराई का अंत होगा। कविता का शिल्प पक्ष काव्य रूप यह आकार में मध्यम कोटि की कविता है। प्रतीक भूल गलती भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा यह उस ईमानदार साहसी व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टाचार के समक्ष घुटने नहीं टेकता। जरह बख्श लोहे का कवच दरअसल यह भ्रष्टता का यह कवच है जिसे आम जनमानस में भय बैठाने के लिए पहना गया है। चमकते तामझाम एक आभासी चमकती झूठ की दुनिया, हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, व्यक्ति के अंदर का ताप सच। बिंब योजना इस कविता में भी बिंब योजना भयानकता रहस्यात्मकता से गूंथा है। फैंटेसी मुक्तिबोध अपनी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में भी फैंटेसी का उपयोग हुआ है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को स्वयं परिभाषित करते हुए लिखा है, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना होती है। भूल गलती की काव्य पंक्तियाँ
वह कैद कर लाया गया इंसान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, हमारी हार का बादल चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ब्रह्म राक्षक विषय वस्तु। इस कविता के केंद्र में एक प्रगतिशील मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है। यह बुद्धिजीवी ही ब्रह्म राक्षस का प्रतीक है। यह ब्रह्म राक्षस ज्ञानवान है, लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग समाज के हित में नहीं हो सकता है, क्योंकि वह एक परित्यक्त सूनी बावड़ी अर्थात किसी सूने तालाब में कैद पड़ा हुआ स्वयं में उलझा हुआ है। यह आत्मगर्वित है। सूर्य की किरण जब उसके पास पहुंचती है तो उसे लगता है सूर्य ने उसे झुककर नमस्ते किया है। अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति न करने वाले की गति कैसे त्रसद हो जाती है, इस तरह की कविता इशारा करती है। ब्रह्म राक्षस अंत में मर जाता है और मुक्ति बोध को इस बात का दुख होता है कि उसके ज्ञान का उपयोग नहीं हो सका। मुक्तिबोध ने स्वयं ब्रह्म राक्षस का शिष्य होने की आशंका व्यक्त की है। कविता का शिल्प काव्य रूप। यह एक लंबी कविता है। लंबी कविताओं की तरह भाव श्रृंखला के कारण लंबी नहीं है, बल्कि समस्या का संपूर्णता से विश्लेषण करने के प्रयास में लंबी हो जाती है। प्रतीक। अंधेरे में कविता की तरह यहाँ भी मैं और वह का द्वंद्व ब्रह्म राक्षस के विभाजित व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीकांत वर्मा ने दावा किया है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में है। उसके शिष्य की भूमिका में भी वे स्वयं ही उपस्थित हैं। ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी आग्रही और व्यक्तिवादी दबावों के बीच पीसकर घुटता है, जबकि मैं यह ब्रह्म राक्षस का शिष्य समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिकता में पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त सूनी बावड़ी कोठरी जनजीवन से कट जाने के प्रतीक हैं। अखंड स्नान से अपराध बोध जैसा प्रतीक है। फैंटेसी का प्रयोग वास्तविकता के अनावश्यक वर्णन से बचने एवं चीज़ों को समेटने के लिए। बिंब योजना भयानकता एवं रहस्यात्मकता की धारणा के लिए किए हुए हैं। सामान्य जीवन, भौतिक विज्ञान, गणित, प्राकृतिक दृश्यों आदि का प्रयोग ठंडे अंधेरे मन की अभिव्यक्त गहराइयों का प्रतीक। ब्रह्म राक्षस की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। विगत सत्पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तेरे बनता है गहन संदेश, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती, घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुझ छपा छप खूब करते साफ, फिर भी मेल सुमेरी बेबिलोनी जन सब कथाओं से मधुर वेदिक ऋचाओं तक, व तब से आज तक के सूत्र छंस मंत्र थियोरम सब प्रमेयों तक कि मार्क्स एंजेल्स रसेल टाइनबी की हिडेगर व स्पेंगलर सार्थ गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में भी प्राण में अनबन विश्वचेतस बेबनाब महत्ता के चरण में था विषादा कुल मन, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। अंधेरे में मुक्तिबोध का कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में यह कविता शामिल है। यह संग्रह 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह कविता पहले आकांक्षा के दीप अंधेरे में नाम से आई थी। विषय वस्तु। अंधेरे में कविता अपनी काल परिस्थितियों का बोध कराती अपने समय की सशक्त रचनाओं की प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इस कविता का रचनाकाल 1957 से 1964 ईस्वी के बीच का रहा। आज़ादी के बाद 60-70 के उस दौर में आम आदमी की आशा, उम्मीद और उद्देश्य जैसे बिखर से गए।
आज़ादी उसे एक झूठी थाली प्रतीत हुई जिसमें वही भ्रष्टाचार, शोषण और मूल्यहीनता परोस दी गई। सत्ता पक्ष द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं पर हमले शुरू हो गए। मुक्तिबोध स्वयं इसका शिकार हुए जब उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। मुक्तिबोध ने इस कविता में मैं और वह के माध्यम से अपने सहित संपूर्ण मध्य वर्ग की अभिव्यक्ति को आवाज़ दी। मैं और वह एक ही व्यक्ति के मन में घटित हो रहे दो रूपों का चित्रण है, जहाँ मैं काव्यनायक है और वह उसका प्रतिरूप है। 8 खंडों में विभाजित संपूर्ण कविता में मैं और वह उद्वेलित करके जगाता रहता है। उसमें साहस भरता है। यह कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई है। हिंदी की लंबी कविताओं में इसका प्रमुख स्थान है। कविता के कुछ स्मरणीय तथ्य। कविता में मैं और वह का साक्षात्कार 3 बार होता है। हृदय को देता है बिजली के झटके, अर्थात कविता में ऐसे कई बार मुक्तिबोध मध्य वर्ग की कमजोरियों पर चोट करते हुए उसे उजागर करते हैं। तीसरे खंड में टॉलस्टॉय विचित्र प्रोसेसन और सत्ता से हाथ मिला बैठे प्रकांड आलोचक, विचारक, कवि, मंत्री, उद्योगपति आदि का जिक्र हुआ है। मुक्तिबोध प्रोसेसन को मृत्यु दल की शोभा यात्रा का नाम देते हैं। चौथे खंड में भाग रहे में पर या यूं कहें मध्य वर्ग पर व्यंग करते हुए आगाह करता है। वह गाता है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। छठे खंड में काव्य नायक मैं का तिलक की पाषाण मूर्ति से साक्षात्कार होता है, जिससे वह प्रेरित होता है कि इसी खंड में महात्मा गांधी के आकार का कोई उसे एक शिशु सूरजमुखी फूल के गुच्छे में बदल जाता है। छठे खंड में ही एक कलाकार शासन सत्ता द्वारा मार दिया गया था। इस कलाकार का उपयोग न होने पाने का दुख मुक्तिबोध का है। आठवें खंड में अंततः कवि क्रांति करवा ही देता है। नगर से भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। श्रीकांत वर्मा अंधेरे में कविता को कविता का हिंदुस्तान कहते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने कहा था। मुक्तिबोध जिंदगी में एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीते थे। रामविलास शर्मा का मानना है कि इस कविता में मौजूद में मुक्तिबोध का ही रूप है। उनके शब्दों में मुक्तिबोध की कविताओं को उनके व्यक्तित्व से अलग रखकर देखना संभव नहीं है। नामवर सिंह इसे अस्मिता की खोज बताते हैं, तो निर्मला जैन अंतः स्थल का विप्लव। कविता का शिल्प। यह एक लंबी कविता है जिसकी अंतर योजना फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। वास्तविकता के लंबे दृश्यों से निपटने के लिए इसका उपयोग होता है। स्वप्न का प्रयोग भी इसी संदर्भ में हुआ है। कविता में कथात्मक एक सूत्रता एवं कार्य कारण को की असंबद्धता दिखाई देती है। कविता की एक विशेषता इसकी नाटकीयता भी है। डॉक्टर नामवर सिंह नाटकीय विधान को इस कविता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। भाषा अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तत्समी शब्द आदि शब्दों का बेधड़क इस्तेमाल हुआ है। उर्दू जमाना, मुफलिसी आदि। अंग्रेजी प्रोसेसन, इज, आर्टिलरी आदि। मराठी नक्शा, गजर, कंदील आदि। विभिन्न बिंब, ध्वनि बिंब, चाक्षुष बिंब आदि। अंधेरे में की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही मोह है मुझको, इसलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को। वह बिठा देगा है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव। हाथों
से महसूस करता हूँ दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल से तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आँखों में तथ्य को सूंघती सी लगती केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता, यहाँ से दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छुपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं, गहन मतात्माएँ इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलकर करती हुई षड्यंत्र, विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया? बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सीमा को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए, गोलियों में अंधकार भयावह मानो मेरे कारण ही लग गया, मार्शल लॉ वह मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही घोर दुर्घट हुई यह घटना, दीप्ति में वलयित रत्न ने नहीं है अनुभव वेदना विशेष निष्कर्ष, मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे, हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खोह में डाल दिया, तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग स्तब्ध जड़ीभूत, मानव की अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोष ही फूट पड़े सहसा, मस्तक रक्त ही वह बह उठा नासिका में से, सामने मेरे सर्दी के बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे, कांप रहा हिल रहा, वह मर जाएगा, वह मुख, अरे वह मुख वे गांधी जी इस तरह पंगु, आश्चर्य, मिट्टी के लोंदे में किरणीले कण कण गुण है, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, आश्चर्य अद्भुत यह शिशु कैसे मुख सरा, उस द्युति पुरुष ने कहा, तब मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको सुरक्षित रखना, इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं, वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरजमुखी फूलगुच्छे, कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे, क्या हुए कहाँ गए कंधे, क्यों वजन से दुख रहे सहसा, हो बंदूक आ गई, तितर बितर सब फैला है सामान, बीच में ही कोई जमीन पर पसरा, फैलाए है बाहें ढह पड़ा, आखिर वह कलाकार था, गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्तित्व चलाता था अपना असंग अस्तित्व, स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो हलचल करता था, रह दिल में किसी को भी दे नहीं पाया था, वह तो शून्य के जल में डूब गया, नीरव हो नहीं पाया उपयोग उसका, जीने से उतरा एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया सहसा, पकड़ मशीन सी भयानक आकार घेरते हैं मुझको, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख, भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर, अंदर छुपे हुए छापाखाने को खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं बांटे जाते, इस संख्या इस संस्था के मंत्री को खोजो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। किंतु असंतोष मुझको है गहरा,
शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। अरे इस रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। क्या कहूँ मस्तक कुंड में जलती, सत्यचित्त वेदना सच्चाई व गलती। मस्तक सिराओं में तनाव दिन रात, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग है, पर कमजोरियाँ सब मेरे संग है। मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोतसाह। किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगालों में अपने से दुकेला। सपनों की कोमल किरणों का पानी घनीभूत संगनीय धुतिमान शिलाओं में परिणत। ये सब दृढ़ीभूत कर्म शिलाएं हैं, जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी सस्मित सुखकर, जिसमें वे उद्गत क्रियाशील किरणें ब्रह्मांड भर में नापेगी सब कुछ। वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्त के मन को जन को। पथरीले चेहरों की खाकी ये कहीं ड्रेस घूमते हैं यंत्रवत, बे पहचाने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक जनतक, शिल्पकार नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है मात्र किंवदंती। रक्तपाही वर्ग से ना भी नाल बुद्ध से ये सब लोग नपुंसक भोग सिरा जालों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान रात से अनजान वाक रुंधती। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियाँ पूत गई, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एक एक वस्तु का एक एक प्राणाग्नि बम है। ये परमास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र है, यम है। प्रत्येक अर्थ की छाया में दूसरा आशय झिलमिला रहा सा। परम अभिव्यक्ति मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है। घुमिल। इनकी कविता और काव्य संग्रह नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन, ये तीनों ही संसद से सड़क तक 1972 वाले काव्य संग्रह में है। और रोटी और संसद यह कल सुनना मुझे 1976 वाले काव्य संग्रह में है। नक्सलवाड़ी प्रथम प्रकाशन 1967 ईस्वी। बनारस से निकलने वाली पत्रिका अमुक में पृष्ठभूमि 1967 ईस्वी में बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक जगह से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। इसका व्यापक प्रभाव तत्कालीन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि पर पड़ा। इस आंदोलन ने 60 के दशक में उपजे क्षोभ, निराशा व विद्रोह को एक दिशा दी। कविता। घुमिल की यह कविता नक्सल आंदोलन के समर्थन में खड़ी होती हैं। दरअसल वे स्वातंत्रोत्तर भारत की उन स्थितियों को उजागर करना चाहते हैं जिनसे नक्सलवाड़ी आंदोलन ने जन्म लिया। कविता सहमति के नकार से शुरू होती है। वह नकार लोकतंत्र पर आम सहमति, भूमि अधिग्रहण पर सहमति, विकास के शोषणकारी मॉडल पर सहमति का है। घुमिल किसी दूसरे लोकतंत्र की मांग करते हैं क्योंकि इस लोकतंत्र में नींद की भूख के इलाज की तरह पेश किया जा रहा है। स्वार्थपरता में सबने समझौता कर लिया। सब व्यवस्था के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इस समय विपक्ष में सिर्फ कविता है। नक्सलवाड़ी आंदोलन नफरत का नहीं अपितु नफरत के विरुद्ध आंदोलन है। धूमिल क्षोभ प्रकट करते हैं कि सत्ता अपने शोषण तंत्र से इस कदर नफरत से भर चुकी है कि एक बच्चा अपनी स्लेट पढ़ने की तख्ती से पड़ोसी का गला काट सकता है। नक्सलवाड़ी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरहन करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास
मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर फिर पड़ोगे गिर पड़ोगे। और विपक्ष में सिर्फ कविता है, सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? मोचीराम। संबोधन शैली में लिखी गई इस कविता में घुमिल मोचीराम के माध्यम से समाज में मौजूद गैर बराबरी की अभाव को उभार कर उस पर चोट करते हैं। मोचीराम के लिए उस आदमी की पहचान उसके जूते, एक तरफ श्रमजीवी वर्ग हैं, उसके जूते में शक्तियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर एक अमीर आदमी है जो कि सर्वथा अयोग्य और अमानवीय है। वह मोचीराम को मेहनताना देने में कड़ाई करता है, श्रमजीवी और बुजुर्गा को आमने सामने खड़ा कर धूमिल व्यवस्था की विसंगति को उभार रहे हैं। मोचीराम का व्यक्तित्व: काम के प्रति पूरी निष्ठा, मेहनत कर सर्वहारा, ग्राहकों को समदृष्टि से देखता है, वर्ग भेद के प्रति संवेदनशील तथा उसकी मरम्मत के लिए संलग्न। स्मरणीय तथ्य: हिटलर का जिक्र। मोचीराम की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ: बाबूजी सच कहूँ, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। एक जूता और है जिससे पैर है, लांघ कर एक आदमी निकलता है शेर को। ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। और यही वह जगह है जहाँ पर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है सभी लोगों की तरह। और वहाँ चौंकने की नहीं, सोचने की बात, मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कम जात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अकाल दर्शन। कवि का प्रश्न है, भूख कौन उपजाता है? चालाक आदमी, सत्ता। इस प्रश्न पर हंसता है और बेतहाशा पैदा होते बच्चों की ओर इशारा कर देता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता स्वतंत्र के लोग भूख शोषण को प्राकृतिक या शोषितों द्वारा ही उपजाया गया मानते हैं। शोषित होना नियति मानी जाती है। स्मरणीय तथ्य: लोग भूख से बिलबिलाकर पेड़ के पत्ते और छाल खा रहे हैं। लोग अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। सत्ता कभी गाय धर्म तथा कभी हाय बाहरी विपदा के बहाने लोगों का शोषण करती है। अकाल दर्शन की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ: भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो करता देता है, या वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सत्ती में छोड़ आती है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं, इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उसका कहना है कि बच्चे
हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी के गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। वह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है।